नया रास्ता पाठ 14। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित तो खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से उसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? तुमसे मिलकर भी खुशी से यह पूछना तो भूल ही गई थी। माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। ठीक है बेटा, अच्छा है, तुम प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ। अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है। और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी होता है, जो कि उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह उनके पास आकर पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम... पिताजी अभी वाक्य पूरा भी न कर पाए थे कि मीनू बोल पड़ी, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूंगी। बेटी, यह बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए, पिताजी कुछ उदास होकर बोले। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात पक्की कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो ही जाएगी, मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। इतने में ही माँ भी रसोई घर से कमरे में आ गई। उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए उनसे कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली आ गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को देखने की तिथि निश्चित हो गई। आशा देखने में सुंदर तो थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसकी मम्मी, पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग तो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसी की तैयारियों में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा का भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और तुम्हें याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव न था। माँ के घर में आते ही उसने उन्हें बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह मीनू से बोली, मीनू, चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई।
नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल बहुत कमज़ोर सी नज़र आ रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। ओह अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही है। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वह भी उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर संकोच स्वयं ही कम हो गया था। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज़्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी। वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगी। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू, तू शादी नहीं कर रही है अभी? मैंने सुना है आशा का रिश्ता हो गया है। हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया है। लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। पर मीनू, तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा, अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ। कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला भी। मीनू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी। नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। देख, मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ 1 ही साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दो, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। मीनू, तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू की हट के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा ही तेरी प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय के तार जंकृत कर देते हैं। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। इसी उधेड़ बुन में उसे नींद आ गई।